स्वागत करता हूं आपका सिमोन साइबर सिक्योरिटी चैनल पर दोस्तों। इस वीडियो में हम एक रियल वर्ल्ड मेमोरी वल्नरेबिलिटी सिट्रिक्स ब्लीड 2 के ज़रिए सिक्योर कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रोग्रामिंग और मेमोरी सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स को ईजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो इस वीडियो में हम सिट्रिक्स ब्लीड 2 की वल्नरेबिलिटी को एज अ रेफरेंस पॉइंट एज अ बेस यूज़ करेंगे बेसिक सिक्योरिटी कोडिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्पेशली सी जैसी लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उनमें मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है और कैसे छोटी सी मेमोरी मैनेजमेंट के दौरान जो गलतियां हो जाती हैं उसकी वजह से फिर कैसे इन्फॉर्मेशन लीक होती है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कनेक्ट करने के लिए सिक्योर कोडिंग विथ ये रियल अटैक सिनेरियोज, ताकि आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ थियोरेटिकली नहीं प्रैक्टिकल एंगल से भी समझ सकें। तो सिट्रिक्स ब्लीड 2 को CVE 2025-5777 असाइन किया गया है नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस में निस्ट के ज़रिए। और ये एक सेंसिटिव मेमोरी एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी है जो नेटस्केलर डिवाइसेस के ऑथेंटिकेशन हैंडलर एंडपॉइंट में पाई जाती है। रिस्क इसका सिंपल है, सेंसिटिव डेटा जैसे कि क्रेडेंशियल सेशन टोकन्स का लीक होना अनऑथेंटिकेटेड अटैकर्स को। और थ्रेट एक्शन, यहाँ पे थ्रेट एक्टर क्या करेगा कि एक मालफॉर्म्ड यानी कि इनकम्प्लीट पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा नेटस्केलर के डिवाइसेस को और उसके ऑथेंटिकेशन एंड पॉइंट के जो सर्विस है उसको मैनिपुलेट करेगा। और क्योंकि इसकी मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट में एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल की वजह से ये प्रॉब्लम कॉज हो रही है, तो इसीलिए इसका रूट कॉज अनइनिशियलाइज्ड स्टैक मेमोरी बताया जा रहा है। CVSS स्कोर इसको 9.3 मिला है आउट ऑफ 10, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक अनऑथेंटिकेटेड थ्रेट एक्टर बाहर से एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजकर नेटस्केलर के इन डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। नेटस्केलर के ये जो डिवाइसेस हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं सिट्रिक्स के इन डिवाइसेस को रिमोट एक्सेस VPN सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपने यूज़र्स को। और इनकी URLs ऑफ्टन अक्सर पब्लिकली एक्सपोज्ड होती हैं, तो अटैकर्स सिर्फ इनकी URLs ढूंढ के इनको एक इनकम्प्लीट या क्राफ्टेड पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे और इनके ऑथेंटिकेशन हैंडलर सर्विस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और सेंसिटिव डेटा लीक करवा सकते हैं। तो इसीलिए सिंस ये अनऑथेंटिकेटेड अटैक है और बहुत ही इजी है इसको करना, कोई स्पेशल स्क्रिप्ट या कोई स्पेशल एक्सप्लॉइट नहीं लगता है। बस आप इनकम्प्लीट पैरामीटर्स भेज दीजिए अपनी HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट में और आप सेंसिटिव डेटा आपको मेमोरी से लीक होना शुरू हो जाएगा। इसको विस्तार में हम देखेंगे ये कैसे पॉसिबल होता है आगे की स्लाइड्स पर, जब हम मेमोरी मैनेजमेंट, वेरिएबल्स और सिक्योर और कोडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे तब। फिलहाल इस स्लाइड पर इतना ही। तो इस स्लाइड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट वल्नरेबिलिटी इस सिट्रिक्स ब्लीड की वल्नरेबिलिटी के साथ कैसे जुड़ती है, कैसे इनकी कड़ियाँ बनती हैं। तो हर वल्नरेबिलिटी का एक रूट कॉज होता है और इस सिट्रिक्स ब्लीड 2 का रूट कॉज है ये मेमोरी का गलत मैनेज होना, गलत तरीके से हैंडल होना। और इसमें पहला लिंक फिर है मेमोरी मैनेजमेंट का, क्योंकि सिट्रिक्स का नेटस्केलर पैकेट प्रोसेसिंग इंजन C++ में लिखा गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रोग्रामर को मैन्युअली मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। और दूसरी फिर कड़ी है वेरिएबल्स की, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट में वेरिएबल्स भी डिक्लेयर होते हैं। तो वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर हो गए और अगर वो वेरिएबल्स अनइनिशियलाइज्ड रह गए और ये अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स अगर अटैकर्स ने फाइंड कर लिए, तो फिर ये बन जाते हैं ऐसी वल्नरेबिलिटीज़, ऐसी सीरियस वल्नरेबिलिटीज़ का रूट कॉज। तो ऐसे मैं आपको इस चेन के ज़रिए बता रहा हूँ कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट, वेरिएबल्स, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल इस सिट्रिक्स ब्लीड की वल्नरेबिलिटी के साथ लिंक्ड हैं। तो अब हम इस सेक्शन को शुरू करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इस स्लाइड पर मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दिखा रहा हूँ एक लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ और एक हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जावा। इन दोनों में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। तो फंडामेंटल्स ये हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि C++ में मेमोरी मैनेजमेंट मैनुअल होता है। डेवलपर्स को फुल फ्रीडम होता है अपने प्रोग्राम की मेमोरी डिसाइड करने का, कौन से वेरिएबल को मेमोरी अलॉकेट होनी चाहिए, कितनी अलॉकेट होनी चाहिए, और उसके बाद मेमोरी क्लीनअप का। तो ये फुल फ्रीडम जो है वो डेवलपर्स के पास होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं जैसे कि पाइथन, जावा, इन सब में मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटेड होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलती हैं
वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम के दौरान ही इनकी मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ऑटोमेटिकली मेमोरी असाइन करता है वेरिएबल्स को, बाकी जो प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, और ऑटोमेटिकली मेमोरीज को डिलीट भी करता है, क्लीन भी करता है। तो ये सब ऑटोमेटेड होता है। और क्योंकि सी सी प्लस प्लस में, लो लेवल लैंग्वेजेस में आपके पास फुल फ्रीडम होता है मेमोरी को एलोकेट करने का, डिसाइड करने का कौन से ऑब्जेक्ट को, कौन से वेरिएबल को कितनी मेमोरी देनी चाहिए। तो अगर आप उसमें कुछ वेरिएबल्स को अनइनिशियलाइज छोड़ देते हैं, कुछ मेमोरी का क्लीन अप अगर आप छोड़ देते हैं, तो फिर वो बन जाते हैं बग्स और सिक्योरिटी इश्यूज़ का कारण। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जैसे कि जावा, पाइथन में, सिंस मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटेड है, रन टाइम के दौरान ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है, कुछ भी गार्बेज में लेफ़्ट ओवर मेमोरी नहीं छूटती है ऑब्जेक्ट्स में और वेरिएबल्स में, तो इसलिए इसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ और बग्स, मेमोरी लीक वाले कम हो जाते हैं, इनकी संभावना कम हो जाती है। तो एक प्रश्न आपके मन में ज़रूर आएगा कि फिर हम सी सी प्लस प्लस में ऑटोमेटेड मेमोरी मैनेजमेंट क्यों नहीं करते हैं, या फिर जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस ही क्यों नहीं यूज़ होती हैं, क्यों फिर हम ये मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट के झंझट में पड़े हैं और ऐसे बग्स को और सिक्योरिटी इश्यूज़ को पैदा होने दें। तो इसका मुख्य कारण ये है कि इंटरनेट या फिर नेटवर्क जो है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट टाइम डोमेन में ऑपरेट करता है। वहाँ पर मिलियंस ऑफ कनेक्शंस हैंडल होते हैं पर सेकंड में, और मिली सेकंड की लेटेंसी भी वहाँ पर बहुत बड़ा परफॉर्मेंस इशू क्रिएट कर सकती है। तो जब बात आती है नेटवर्क डिवाइसेस की, जैसे राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, लोड बैलेंसेस हो गए, ट्रैफिक शेपर्स हो गए, सिट्रिक्स जैसे रिमोट एक्सेस डिवाइसेस हो गए, तो ये सारे डिवाइसेस में परफॉर्मेंस और स्पीड बहुत मायने रखती है। और वहाँ पर फिर आपको अगर परफॉर्मेंस और स्पीड देनी है तो आपका प्रोग्राम फिर डायरेक्ट हार्डवेयर लेवल के साथ काम करता है, और डायरेक्ट हार्डवेयर लेवल एक्सेस आपको क्रिटिकल होता है। वहाँ पर आप डायरेक्टली डिवाइस ड्राइवर्स के साथ, एम्बेडेड सिस्टम्स के साथ बात करते हैं, आपका प्रोग्राम बात करता है और फिर आपको वो अनमैच्ड एग्जीक्यूशन स्पीड देता है। पाइथन, जावा जैसी जो लैंग्वेजेस हैं ये ज़्यादातर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं, जहाँ पर आप यूज़र फेसिंग जो एप्लीकेशंस हैं, जो यूआई है, उन सब के लिए यूज़ होती है। और इनका ये भी बहुत, यहाँ पर भी बहुत परफॉर्मेंस और स्पीड मायने रखता है। लेकिन अगर आप इनको नेटवर्क डिवाइसेस, इंटरनेट वाले जो डिवाइसेस हैं, इनके साथ कंपेयर करोगे तो फिर दोनों के टाइम डोमेन में थोड़ा सा फ़र्क है। और जहाँ पर एक नेटवर्क डिवाइस को मिलियंस ऑफ कनेक्शंस हैंडल करने पड़ते हैं पर सेकंड पर, वहाँ पर शायद से एक एप्लीकेशन को उतने कनेक्शन एट द सेम टाइम ना हैंडल करने पड़े। तो इसलिए जहाँ पर भी आपको अनमैच्ड एग्जीक्यूशन स्पीड चाहिए, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको इन लो लेवल लैंग्वेजेस के साथ ही काम करना पड़ता है। इसीलिए इन डिवाइसेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो इन लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही अब तक भी डेवलप होते आए और अब भी डेवलप हो रहे हैं। तो इसीलिए फिर आप समझ सकते हैं कि अगर आपको मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट का फ्रीडम मिलता है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा वेरिएबल कितनी मेमोरी लेगा, और कैसे उसका क्लीन अप हैंडल होगा। और आगे भी हम विस्तार में इसके बारे में और बात करेंगे, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि कैसे फिर एक जो लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स लिखे होते हैं वो कैसे ये फंक्शनैलिटी और ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस स्लाइड पर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है वेरिएबल। अब वेरिएबल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ऐसी नेम्ड स्टोरेज लोकेशन होती हैं मेमोरी में जो कुछ ना कुछ वैल्यू या डेटा को होल्ड करने के लिए डिक्लेयर होती हैं। इनको अगर आप विजुअलाइज करो तो ऐसा मान लीजिए कि वेरिएबल्स एक लेबल्ड बॉक्स की तरह होते हैं जो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए बने होते हैं, और जो भी डायनामिकली चेंज होने वाली इन्फॉर्मेशन है उनके लिए बने होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे नीचे जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो मेमोरी पर एक लेबल्ड बॉक्स बन जाता है और वो कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करता है फिर, और एक स्पेस लेता है मेमोरी पर। राइट हैंड साइड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक प्रोग्राम का कोड जो कि एक लॉगिन आईडी की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो कैर जो है वो डेटा टाइप है इस वेरिएबल का, यानी कि इसमें किस टाइप का डेटा आने वाला है। अगर नंबर्स आने वाले हैं सिर्फ, तो हम इसको इंट डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, यानी कि इंटीजर। अगर लेटर्स आने वाले हैं तो हम कैर डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स, लेटर्स, ऐसा डेटा इसमें स्टोर होगा।
और तो सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम आएगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर लॉगिन आईडी दिखा रहा हूँ, लेकिन वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यूज़र नेम या यूज़र आईडी ऐसा भी डिक्लेयर हो सकता है। तो प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नाम देता है। उसके बाद फिर साइज़ आता है कि ये वेरिएबल मेमोरी पर कितनी साइज़ लेगा। तो 256 बाइट्स में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, या 256 कैरेक्टर्स। तो एक मेमोरी पर इतनी इसके लिए मेमोरी हमेशा रिजर्व हो जाएगी इस वाले वेरिएबल के लिए। उसके बाद आता है नल वैल्यू, यानी कि इस वेरिएबल की आपने वैल्यू दे दी कि इसमें क्या स्टोर होगा। नल का मतलब है कुछ नहीं, क्लीन स्टार्टिंग वैल्यू है, ये क्लीन स्लेट से स्टार्ट होगा। नल बहुत ही मायने रखता है, या फिर ज़ीरो डिक्लेयर करना बहुत ही मायने रखता है, बिकॉज जब भी आप मेमोरी पर एक स्पेस लेते हो तो वहाँ पर उस स्पेस में पहले से कुछ पड़ा हो सकता है लेफ़्ट ओवर ऑपरेशंस का, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो जब आप नल या ज़ीरो ऐसा लिख देते हो वेरिएबल के सामने उसको डिक्लेयर करते वक्त, तो मतलब फिर उसको जो मेमोरी स्पेस अलॉकेट हो जाती है वो क्लीन अलॉकेट हो जाती है। उसमें पहले वाला जो डेटा है वो डिलीट होकर उसको अलॉकेट हो जाती है नए उसके खुद के ऑपरेशन के लिए। इसको विस्तार में नेक्स्ट स्लाइड पर हम और अच्छे से बात करेंगे इस वैल्यू के बारे में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ये एक टेक्निकल रूट है इस वल्नरेबिलिटी का, और यहीं से सारा बग शुरू होता है। तो इस स्लाइड पर फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड पर मिलते हैं। तो अब हम इस स्लाइड पर बात कर रहे हैं कि एक वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है प्रोग्राम में तो वो एक दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो इनिशियलाइज्ड स्टेट में और एक है अनइनिशियलाइज्ड स्टेट में। इनिशियलाइज्ड स्टेट यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली, जैसे कि ज़ीरो या नल। ये वैल्यू का मिलना मतलब क्या है? मतलब वेरिएबल को जब आप नल या ज़ीरो ऐसी स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हो, मतलब उसको जो मेमोरी रीजन जो उसको असाइन हुआ है, एलोकेट हुआ है, वो एक ब्लैंक स्लेट, एक क्लीन मेमोरी रीजन असाइन हुआ है उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल यानी कि आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन इक्वल्स टू और उसके सामने कोई वैल्यू नहीं दी, ऐसी कोई स्टार्टिंग या नल वैल्यू नहीं डिक्लेयर की। तो इससे क्या हो जाता है कि वेरिएबल जो है उसको लेफ्ट जो मेमोरी रीजन असाइन हुआ है उस मेमोरी रीजन में पहले से जो पहले के ऑपरेशंस का डेटा लेफ्ट ओवर या कंटेंट पड़ा होगा वो वो भी उसको असाइन हो जाता है, और उसके ऑपरेशन के दौरान जब उसको नया इनपुट रिसीव होगा तब वो एग्जिस्टिंग डेटा ओवरराइट होगा, वरना वो एग्जिस्टिंग डेटा ऐसे ही पड़ा रह जाएगा उसकी मेमोरी में, उसको जो रीजन अलॉकेट हुआ है उसमें। अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूं तो जब आप एक होटल में रूम बुक करते हो और अगर होटल मैनेजमेंट ने आपको रूम क्लीन करके सफाई करके यूजुअली आपको मिलता है ताकि प्रीवियस गेस्ट्स का कोई भी ट्रैश, कोई भी लेफ़्ट ओवर आइटम्स या सामान ऐसा कुछ आपको ना मिले। लेकिन अगर आपको सफाई करके या वैसा कुछ नहीं दिया गया है तो आपको प्रीवियस गेस्ट का ट्रैश, उनका कुछ सामान मिसिंग या फिर ऐसी कुछ चीज़ें पड़ी मिल सकती हैं जो कि डेंजरस हो सकती हैं, प्रीवियस गेस्ट्स के स्टे के बारे में बहुत कुछ रिवील कर सकती हैं आपको। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग में जब इनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उस वेरिएबल को एक स्टार्टिंग वैल्यू मिल जाती है, यानी कि उसको जो मेमोरी रीजन अलॉकेट होता है उस मेमोरी रीजन में प्रीवियस ऑपरेशन से जो भी कुछ डेटा या कंटेंट पड़ा होगा, जो भी कुछ गार्बेज पड़ा होगा, उसको क्लीन कर दिया जाता है और फिर वो नए इनपुट मिलने के लिए तैयार होता है। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल में आपने सिर्फ मेमोरी रीजन असाइन कर दिया लेकिन उस पर्टिकुलर मेमोरी रीजन की सफाई नहीं की। वहाँ पर जो कंटेंट प्रीवियस ऑपरेशन से पड़ा हुआ है, जो डेटा, जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उनको आपने साफ नहीं किया, तो उस वेरिएबल में प्रीवियस ऑपरेशन से लेफ्ट ओवर कंटेंट रह जाता है। तो इन दो स्टेट्स में प्राइमरीली आप कह सकते हैं कि वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। अब कुछ यूज़ केसेस हैं जिसमें अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल का भी इम्पोर्टेंस है, इनको हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए इस स्लाइड पर कि वेरिएबल्स के ये दो पॉसिबल स्टेट्स हैं। इनिशियलाइज्ड यानी कि आपने उस वेरिएबल को जो मेमोरी रीजन मिला है उसको क्लीन कर दिया एक स्टार्टिंग वैल्यू असाइन कर कर। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल यानी कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मेमोरी पर उस वेरिएबल को एक स्पेस मिली लेकिन उस स्पेस में से प्रीवियस ऑपरेशन का जो कंटेंट या लेफ्ट ओवर डेटा था वो डिलीट नहीं हुआ। तो इस स्लाइड पर इतना ही। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर अब हम देखते हैं कि डेंजर्स क्या होते हैं अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल के। बात करते हैं अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स के डेंजर्स के बारे में। तो अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, उसको मेमोरी पर एक स्पेस मिल गया लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया गया, यानी कि उसको कुछ
ज़ीरो या नल ऐसी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी गई, अगर वो मेमोरी रीजन क्लीन नहीं किया गया, तो उस वेरिएबल में जो भी प्रीवियस ऑपरेशन है उसका डेटा, उसका कंटेंट पड़ा हुआ लेफ्ट ओवर रहेगा। और अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल ऐसे दिखता है, जहाँ पर आपने डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, उसका साइज डिफाइन किया और उसके बाद सेमीकोलन देके उस स्टेटमेंट को पूरा कर दिया, एंड कर दिया, लेकिन आपने इक्वल टू देके कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं असाइन की, उस मेमोरी रीजन को नहीं क्लीन किया। तो अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स ऐसे दिखते हैं। अब इनके डेंजर्स डेफिनेटली यही हैं कि अगर कोई अटैकर को ये अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल के बारे में पता चल गया तो वो उनको टैप कर सकते हैं, उनमें से एग्जिस्टिंग मेमोरी इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस ऑपरेशंस की है उनको लीक करवा सकते हैं। और अगर एक वेरिएबल ऑथेंटिकेशन हैंडलर जैसे कोड में पड़ा हुआ है और कुछ ऑथेंटिकेशन रिलेटेड एक्टिविटी करता है, तो उसमें से फिर आपको सेंसिटिव कंटेंट्स भी मिल सकते हैं, जैसे सेशन कुकीज़ या सेशन टोकन्स प्रीवियस ऑपरेशंस से, प्रीवियस यूज़र के सेशंस से, तो जिससे फिर सेशन हाईजैकिंग वगैरह जैसे अटैक्स पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये डेंजर्स हैं अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल के। हम इनको थोड़ा और विस्तार में समझते हैं इन दो सिनारियोज़ के ज़रिए। तो पहला तो सिनारियो लेते हैं कि जब एक यूज़र, पहला एक सिनारियो लेते हैं कि एक कोड में अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है और वहाँ पर अगर एक यूज़र एक नॉर्मल पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है तो उसमें नॉर्मल ऑपरेशन कैसा दिखता है, सर्वर उसको कैसे हैंडल करेगा। और दूसरा सिनारियो लेंगे जिसमें अटैकर को पता चल चुका है कि इस सर्वर के ऑथेंटिकेशन हैंडलर के कोड के लॉजिक में एक वेरिएबल है जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है, ऑथेंटिकेशन हैंडल करता है, और वो वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड है, यानी कि उसमें प्रीवियस ऑपरेशन से कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ मिल सकता है। तो वहाँ पर जब अटैकर इनकरेक्ट या मालफॉर्म्ड HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा तो कैसे फिर वो मेमोरी लीक करवाने में सक्सेसफुल हो पाएगा, इसको देखते हैं इन दो सिनारियोज़ के ज़रिए। तो पहला सिनारियो जो कि सेफ सिनारियो है उसको मैं इस स्लाइड के दौरान आपके सामने विजुअलाइज कर रहा हूँ कि जहाँ पर समझ लीजिए वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और यू नो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया मेमोरी पर, इस वेरिएबल को एक लेबल मिला है, ये वेरिएबल को एक स्पेस भी मिली है, और इसमें बिफोर का सिनारियो है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रीवियस ऑपरेशन से लेफ़्ट ओवर डेटा, लेफ़्ट ओवर कंटेंट पड़ा हुआ है। तो अब इस केस में कैसे नॉर्मल रिक्वेस्ट, जो कि सेफ सिनारियो है जिसमें एक नॉर्मल यूज़र है जो कि अटैकर नहीं है, वो अपनी लॉगिन रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो ऑपरेशन कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। तो यूज़र ने स्टेप 1 में यहाँ पर अपनी HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में यूज़र ने अपना लॉगिन आईडी भेजा। तो अभी HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट वेरिएबल का नाम और ये जो उसकी वैल्यू है वो लेकर के आ रही है। अब स्टेप 1 में वो आई, तो आपके सर्वर ने उस वैल्यू को रिसीव किया, उस की और वैल्यू, इस की वैल्यू पेयर को, इस डेटा को रिसीव किया, अपनी मेमोरी में उसको लिखने का ऑपरेशन शुरू किया। तो यहाँ पर इस वेरिएबल में पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी, क्योंकि ये अनइनिशियलाइज्ड स्टेट में है, ये ऐसे डिक्लेयर किया गया था, ये एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, तो इसमें ऑपरेशन नॉर्मल होगा, कोई भी मेमोरी लीक नहीं होगी, बिकॉज सर्वर को कुछ ना कुछ लिखने के लिए इनपुट मिला है यूज़र से। ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है जहाँ पर यूज़र ने कुछ ना कुछ इनपुट दिया है सर्वर को, तो सर्वर उसको लेता है, प्रीवियस जो मेमोरी कंटेंट था उसको डिलीट कर देता है, उस पर ओवरराइट कर देता है नया कंटेंट, और अपने रिस्पॉन्स में उस यूज़र के स्पेसिफिक जो लॉगिन कुकी है या उसका लॉगिन सेशन का टोकन है वो उसको भेज देता है। अब यहाँ पर तो सब ऑपरेशन नॉर्मल था, बिकॉज यूज़र ने एक नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट भेजी थी, उसने इनपुट भेजा था सर्वर को, तो ये एक्सपेक्टेड इनपुट था सर्वर के लिए। सर्वर के पास कुछ लिखने के लिए था, तो उसने प्रीवियस जो कुछ था उसको ओवरराइट कर दिया नए इनपुट के साथ। अब चलते हैं सिनारियो 2 की तरफ, जिसमें आपको इसका डेंजर बहुत अच्छे से पता चलेगा, इस लेफ्ट ओवर कंटेंट का। तो अब इस सिनारियो 2 में देख लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको विजुअलाइज करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर स्टेप 1 में अटैकर जो है वो HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेकिन ये पोस्ट रिक्वेस्ट इस वाले यूज़र के सिनारियो 1 के पोस्ट रिक्वेस्ट से अलग है। सिनारियो 1 में यूज़र जो था वो लॉगिन आईडी के साथ साथ अपनी वैल्यू भी भेज रहा था, अपना यूज़र नेम, यूज़र आईडी भी सेंड कर रहा था सर्वर को,
यानी कि की और वैल्यू ये जो पेयर है इसको कंप्लीट करके ये रिक्वेस्ट को भेज रहा था, जो कि एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट थी सर्वर के लिए। तो सब कंटेंट ओवरराइट हो गया, ऑपरेशन नॉर्मल था। लेकिन यहाँ पर अटैकर को पता चल चुका है कि इस सर्वर में अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स में प्रीवियस ऑपरेशंस के कुछ ना कुछ कंटेंट पड़े हो सकते हैं। तो उसको लीक करवाने का तरीका अटैकर ने ढूंढ लिया है। उसने अपने इनपुट में सिर्फ की भेजा है, लॉगिन आईडी, और वैल्यू नहीं भेजी है। पैरामीटर एक मिसिंग है। तो ये एक इनकम्प्लीट, मालफॉर्म्ड, क्राफ्टेड पोस्ट रिक्वेस्ट है, जहाँ पर आपने वैल्यू नहीं भेजी, आपने एक पैरामीटर छोड़ दिया, जानबूझकर आपने उसको मिसिंग छोड़ दिया, और आपने सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट में लॉगिन आईडी ऐसा स्पेसिफाई करके अपनी रिक्वेस्ट को भेज दिया। अब सर्वर के लिए ये अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट है, बिकॉज इसमें इनपुट मिसिंग है, इसमें वैल्यू मिसिंग है, इसमें की और वैल्यू पेयर ये कंप्लीट नहीं है, तो ये मिसिंग है। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट जब सर्वर रिसीव करता है, वो उस वेरिएबल के स्पेसिफिक मेमोरी रीजन में जाता है कुछ लिखने के लिए, लेकिन इनपुट में तो कुछ सेंड नहीं किया है अटैकर ने, तो कुछ ओवरराइट करने के लिए है ही नहीं। तो स्टेप 3 में अगर आप देखोगे तो कोई इनपुट सिंस अटैकर की तरफ से भेजा ही नहीं गया था, तो यहाँ पर मेमोरी में जो एग्जिस्टिंग कंटेंट था वो ओवरराइट हुआ ही नहीं। अगर हम सिनेरियो 1 में देखें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनपुट भेजा था, कुछ ना कुछ वैल्यू भेजी थी एक नॉर्मल यूज़र ने, इसलिए जो एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ मेमोरी में था वो ओवरराइट हो गया, और रिस्पॉन्स जो गया उसमें नई इन्फॉर्मेशन जो लिखी गई थी उसका रिस्पॉन्स गया। लेकिन सिनेरियो 2 में अटैकर ने बड़े चालाकी से इनकम्प्लीट रिक्वेस्ट भेजी है, लॉगिन आईडी के सामने कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं भेजा है। तो इससे स्टेप 3 में यहाँ पर एग्जिस्टिंग मेमोरी रीजन जो था, जो इस वेरिएबल को असाइन हुआ था, उसमें जो कुछ पड़ा हुआ है वो ओवरराइट नहीं हुआ। ओवरराइट नहीं हुआ तो उसके बाद जो इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद जो रिस्पॉन्स सर्वर जनरेट करता है वो एग्जिस्टिंग पड़ी मेमोरी के कंटेंट्स को लेकर ही जनरेट करता है, और इसकी वजह से फिर सर्वर एग्जिस्टिंग प्रीवियस ऑपरेशंस का जो कंटेंट है, जो डेटा पड़ा हुआ है इसमें, उसको अपने रिस्पॉन्स में लीक कर देता है। और इस प्रीवियस कंटेंट में मेमोरी में सेशन टोकन, सेशन कुकीज़ जैसा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ हो सकता है, बिकॉज ये वाला जो कोड में ये जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था ये ऑथेंटिकेशन की इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए डिक्लेयर हुआ था। तो इस तरीके से फिर अगर आपका वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड है तो जब एक क्राफ्टेड, इनकम्प्लीट या ऐसी स्पेशल अटैक वाली पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो आपका सर्वर इस मेमोरी को लीक करना शुरू कर देगा। अब देखते हैं कि इसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या है। तो ऐसे सिनारियो जहाँ पर अटैकर ऐसी स्पेशल क्राफ्टेड पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो उसका मिटिगेशन क्या हो सकता है? उसका मिटिगेशन प्रोएक्टिवली ये होना चाहिए कि जब भी एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है मेमोरी रीजन में, तो उसको जल्द से जल्द 0 या नल ऐसी वैल्यू देकर इनिशियलाइज कर दिया जाए। इनिशियलाइज यानी कि उसको जो मेमोरी रीजन असाइन हुआ है उसको क्लीन कर दिया जाए, प्रीवियस जो ऑपरेशन का डेटा है वहाँ से उसको मिटा दिया जाए और नए ऑपरेशन के लिए उसको रेडी कर दिया जाए। इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो आपने वेरिएबल अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद आपने उसके सामने ऐसी 0 या नल ये स्टार्टिंग वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि उस मेमोरी रीजन जो उसको असाइन किया आपने मेमोरी पर उसको क्लीन कर दिया, और उसमें ये प्री इनिशियलाइज्ड का सेफ होल्डर आपने लगा दिया। तो इस मिटिगेशन स्ट्रैटेजी से फिर क्या फ़ायदा होगा? आइए हम सिनेरियो 2 को रिप्ले करते हैं और देखते हैं कि जब आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिया है तो उस सिनेरियो में अगर अटैकर फिर से ये अटैक कंडक्ट करना चाहता है तो आपका सर्वर कैसे सेफ है। स्टेप 1 सेम होगा। अटैकर ने लॉगिन आईडी और ये क्राफ्टेड पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, इसमें कोई भी वेरिएबल या पैरामीटर की वैल्यू को नहीं यहाँ पे दिया, और आपके सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को रिसीव किया। आपके सर्वर के लिए इनकम्प्लीट रिक्वेस्ट है, मालफॉर्म्ड पोस्ट रिक्वेस्ट है, बिकॉज इनपुट में कुछ भी नहीं है, एक पैरामीटर मिसिंग है, सर्वर के लिए लिखने के लिए कुछ भी नहीं है उस मेमोरी रीजन में, बट फिर भी सर्वर ने उसको प्रोसेस किया। और स्टेप 3 में अब क्या होता है, क्योंकि कोई इनपुट नहीं है, कुछ भी लिखने के लिए नहीं है इस पोस्ट रिक्वेस्ट जो रिसीव हुई सर्वर द्वारा, तो कुछ नहीं लिखा जाएगा। और कुछ नहीं लिखा जाएगा तो यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग कंटेंट तो पड़ा हुआ नहीं है, बिकॉज हमने 0 या नल ऐसी वैल्यू देकर इस मेमोरी रीजन को क्लीन कर दिया था। तो सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद
अपने रिस्पॉन्स में जब अटैकर को रिस्पॉन्स भेजता है तो उसमें ये ज़ीरो या नल रीजन, इस मेमोरी रीजन में ज़ीरो या नल द्वारा जो कुछ क्लीन किया गया था उस स्पेसिफिक लेफ्ट ओवर डेटा भेजता है, ना कि पहले के ऑपरेशन से जो पड़ा हुआ है उसको भेजता है। तो इस केस में फिर सिंस कुछ लिखा नहीं गया मेमोरी रीजन में, तो सर्वर एक सेफ एरर जैसे कि 400 वगैरह ऐसा कुछ अटैकर को भेज देगा और आप सेफ रहोगे। तो ऐसे मिटिगेशन सिनारियोज़ में जब आप अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर देते हो एक स्टार्टिंग वैल्यू देकर, उसको जो असाइन हुआ है मेमोरी रीजन का हिस्सा उसको क्लीन कर देते हो, तो फिर आपका रिस्पॉन्स जब सर्वर कंप्लीट करके भेजेगा तो उसमें कोई भी लेफ़्ट ओवर डेटा नहीं भेजेगा अटैकर को, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब ये मेमोरी रीजन जो इस वेरिएबल का है वो तो क्लीन है, उसको ये स्टार्टिंग प्लेस होल्डर वैल्यू असाइन हुई है। तो फिर अटैकर को एक एरर कोड जाएगा 400 पेज नॉट फाउंड या ऐसा कुछ, या फिर रिसोर्स नॉट फाउंड, लेकिन एग्जिस्टिंग लेफ्ट ओवर डेटा नहीं लीक होगा। तो लेकिन अब हम थोड़ा सा सेशन इस वीडियो को एंड करने से पहले ये भी देख लें कि फिर सारे के सारे वेरिएबल्स क्यों नहीं बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर देते हैं जो डेवलपर्स हैं। क्या डेवलपर स्टूपिड हैं? डेवलपर स्टूपिड नहीं है। जैसा कि हम मेमोरी मैनेजमेंट की पहली स्लाइड पर देख रहे थे कि परफॉर्मेंस और स्पीड और एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेटवर्क डिवाइसेस जैसे डिवाइसेस में, जहाँ पर मिलियंस ऑफ कनेक्शंस पर सेकंड हैंडल हो रहे हैं और वहाँ पर थोड़ा सा भी मिली सेकंड का भी एक डिले बहुत सारी लेटेंसी पैदा कर देगा। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंटली ओवर रिटन वेरिएबल्स हैं या फिर जो लार्ज मेमोरी स्पेसेस हैं जो फ्रीक्वेंटली ओवरराइट होने वाले हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस के लिए डेवलपर्स उनको इंटेंशनली भी अनइनिशियलाइज छोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको पता है कि ये वाला जो वेरिएबल है ये ओवरराइट होता ही रहेगा, अलग अलग यूजर्स लॉगिन करने वाले हैं और इसमें ये वेरिएबल जो है ये सिनारियो 1 में बहुत ज़्यादा ओवरराइट होने वाला है, तो आप इसको इनिशियलाइज़ नहीं करोगे हर बार ये वेरिएबल क्रिएट होगा तब, बिकॉज वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए भी आपको सीपीयू साइकिल्स स्पेंड लगती हैं, आपको सीपीयू का रिसोर्स लगता है, आपको टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बिजी होटल है जहाँ पर आपको पता है कि कुछ कमरे जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फिल होते हैं, एम्प्टी होते हैं। वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा सफाई करोगे, डीप सफाई करोगे बार बार, तो आपको आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, आपको असाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, रूम असाइन वगैरह करने में। तो इसीलिए फिर यूजुअली ऐसा होता है कि जहाँ पर ऐसे वेरिएबल्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली ओवरराइट होने वाले हैं, बिकॉज नॉर्मल सिनारियो में जब एक नॉर्मल रिक्वेस्ट आती है तो जो कुछ भी एग्जिस्टिंग मेमोरी में पड़ा होता है वो तो उस नए इन्फॉर्मेशन के साथ ओवरराइट हो ही जाता है, तो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी मिट जाने वाली है। तो उस चक्कर में फिर अगर आप इसको अनइनिशियलाइज भी छोड़ देते हो तो आपको एक परफॉर्मेंस मिल जाता है। और सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट करती है कि जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस डिक्रीज्ड मिलेगा और आपको फंक्शनैलिटी रिड्यूस्ड मिलेगी। तो इसीलिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी अपने कोड में इम्प्लीमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका कोड भी स्लो होगा और आपके ऑपरेशंस भी स्लो होंगे और आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए भी फिर ऐसा होता है कि काफ़ी सारे बफर्स, मेमोरी के जो स्पेसेस हैं, रीजन्स हैं, उनको अनइनिशियलाइज्ड छोड़ दिया जाता है। और ऐसे जो केसेस हैं जहाँ पर मतलब ये अटैकर्स ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर लेते हैं और एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ये बहुत एज केसेस होते हैं, एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिनको डेवलपमेंट फेज़ में इन हर केसेस को इमेजिन करना और फिर डेव सेकऑप्स के ज़रिए उसको सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है और लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज अटैकर्स तो ब्रेकिंग के लिए ऐसे एक्सट्रीम केसेस ढूंढते हैं। डेवलपर्स या क्रिएटर्स जो हैं वो ऐसे एक्सट्रीम केसेस को नहीं ध्यान में रखते हैं, वो तो कुछ ना कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ फीचर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो इसीलिए इन एज केसेस को ध्यान में लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब एक ऑथेंटिकेशन हैंडलर में कोई वेरिएबल ऑथेंटिकेशन को हैंडल करने वाला है तो उसको ज़रूर इनिशियलाइज़ करना चाहिए और उसको जो क्लीन कर देना चाहिए ताकि ऐसे अटैक्स पॉसिबल ना हो पाए। तो दैट्स इट देन। फिर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो का लॉन्गर वर्जन भी मैंने अपने वेबसाइट पर पब्लिश करने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं और हम और विस्तार में इस वल्नरेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं
और वो लगभग 1 डेढ़ घंटे का वीडियो होगा। ये वाला छोटा वीडियो एक कार्व आउट है उस वीडियो में से, जो कि सिक्योर कोडिंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद बहुत बहुत आपका टाइम देने के लिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।